हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है स्माइल कंबोज और आप देख रहे हैं साइंस विद स्माइल। तो यार आज फिर से आ गए हैं लेके एक लेक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ऑल दो इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बहुत कुछ है। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई या किसी भी बोर्ड का पैटर्न आजकल या फिर आज के टाइम में कुछ ऐसा हो गया है कि आप कितना भी क्रैम कर लो, आप क्रैम करके तो आंसर कर नहीं सकते। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर कर ही नहीं सकते। इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आजकल बोर्ड्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मेन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आज के यार इस 30-40 मिनट्स के लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के बारे में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, आई गारंटी इट। अगर आप ये लेक्चर पूरा देख के इसके साथ ही साथ नोट्स बना लेते हैं तो चलिए यार फटाफट से शुरू कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या कुछ होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लीजिए। भैया जी अपनी छाती खोल रहे हैं हनुमान जी की तरह और दिखा रहे हैं, यहाँ पर लंग्स दिख रहे होंगे आपको। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कुछ कुछ होने वाली है, ये इंडिकेशन ये स्लाइड हमें दे रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से आगे हमारे टॉपिक की ओर। अब टॉपिक में रेस्पिरेशन का नाम जब भी हम सुनते हैं, फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है कि सांस लेना, सांस छोड़। नॉर्मल कोई भी आदमी इतना ही सोच सकता है, बट ये तो साइंटिफिक तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को अलग अलग कर देते हैं। ये दो अलग अलग प्रोसेसेस है। कैसे अलग है? अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग है सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर इसको आप वेंटिलेशन बोल दीजिए। क्या बोलेंगे आप? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन समझते हो? गर्मी होती है या फिर आप कोई भी बिल्डिंग वगैरह होती है तो हम कहते हैं यार इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम कहां है, कि एयर कहां से एंटर करेगी और जो यूज्ड अप एयर है वो कहां से बाहर जाएगी, एयर का फ्लो कैसे बनेगा। तो दैट इज वेंटिलेशन, दैट इज वेंटिलेशन। तो आपने पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है। किसके बारे में? ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग के बारे में दो बातें ध्यान में रखेंगे। क्या? एक तो वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंपली हम क्या करेंगे, कुछ गैसेस को इनहेल अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और कुछ गैसेस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेंगे, एक्सहेल करेंगे। बस दैट्स इट। इतनी सिंपल प्रोसेस को ना हम ब्रीदिंग बोल देते हैं। दैट इज ब्रीदिंग, दैट इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यहां तक फिनिश है। तो इसमें आगे रेस्पिरेशन और भी फर्दर साइंटिफिक है और थोड़ा कम्प्लेक्स है। रेस्पिरेशन थोड़ा कम्प्लेक्स है। यहां तक ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग के बारे में आपको अगर कोई पूछे, अगर आपको वाइवा के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर या एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो सिंपली आप दो बातें बताओगे, सर इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड लाइक अ वेंटिलेशन सिस्टम, लाइक अ वेंटिलेशन सिस्टम। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से रेस्पिरेशन की ओर, जल्दी से टॉपिक को कवर करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेलुलर रेस्पिरेशन को ही रेस्पिरेशन बोल देते हैं, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब आपको ये इतनी भारी भरकम सी प्रोसेस दिख रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन अच्छी थी तो मैंने यहां पर क्लब कर दी, साथ ही साथ आप नोट भी कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी, टू फॉर्म एनर्जी। अब सबसे पहली बात, आप इसके बारे में मत देखो, इतना इसमें उलझो मत, ये आगे हम करेंगे अच्छे से डिटेल में। डरना नहीं है इसको देख के, इतना बड़ा नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम आगे समझेंगे। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में दो मेन की पॉइंट्स आपने सुनने हैं यहां पर ध्यान से। दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ग्लूकोज के बारे में पहले पढ़ लिया। ग्लूकोज क्या था भैया? जब हमने खाना खा लिया था ना, जब हमने खाना खा लिया था, वो डाइजेस्ट हो गया था, एंजाइम ने उस पर वर्क किया, ये सारा हम एक लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर फूड, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ग्लूकोज हमारे पास वहां तक आ गया था। अब ग्लूकोज हमारे ब्लड में, अब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे हम। क्या करेंगे? इसका ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है हमने? इससे एनर्जी बनानी है। सर क्या बनानी है? एनर्जी।
क्या बनाएंगे? एनर्जी। और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो ये सिंपल कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, एक तरह से आप कह लो रिएक्शंस हैं, चेन ऑफ रिएक्शंस हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स में टूटा, 3 में टूटा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, और फिर जाके ये किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज एनर्जी में चेंज हो जाता है। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब देखो कंसेप्ट जो नहीं होता बुक्स के अंदर, या कई बार आपको स्किप हो जाता है माइंड से, क्या कंसेप्ट है वो? बेटा एक अकेला ग्लूकोज थोड़ी ना होता है जिसको हमारी बॉडी इनटेक करती है, बहुत कुछ होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको हम डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो उनको भी तो ब्रेक डाउन करना है ना, तो उनको भी ब्रेक डाउन करना है। सो सर आप लिखेंगे, अगर आपसे वाइवा के अंदर पूछ ले कि क्या ग्लूकोज ही होता है सिर्फ, तो आप कहेंगे नो सर, मेजर ग्लूकोज होता है। मेजर सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज है। इसके अलावा भी कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है, फंडा क्लियर है कि ओनली ग्लूकोज नहीं होता बेटा, ये एक मेन सबस्ट्रेट है। कैसा सबस्ट्रेट है? मेन सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब सब्सटेंस, और जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जिसकी ब्रेकडाउन से हम एनर्जी बनाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? और इसी के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑल्दो आज आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सभी बोल के चलिए एकदम से, अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, लगा के छोड़ मत देना इसको, ठीक है? और सिंपली स्नैपशॉट भी मत लेना। अगर आप सीरियस हो थोड़े भी पढ़ाई के लिए, तो आपने क्या करना है, कुछ भी हो, आपने स्नैपशॉट लेने हैं, और स्नैपशॉट लेके सभी लेक्चर्स के अच्छे से स्नैपशॉट लेके रख लेने हैं, और उसको फिर बाद में आपने क्या करना है, एक साथ डिलीट कर देना, क्योंकि स्नैपशॉट से आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? स्नैपशॉट ही होते हैं, उससे आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अपनी नोटबुक्स निकालिए, साथ ही साथ नोट करिए, जितनी रफ राइटिंग हो सकती है उसमें नोट कीजिए, ताकि आपका फ्लो स्टडी के अंदर बना रहे। ओके, ये इन दोनों बातों में कोई डाउट रहा होगा? नहीं रहा होगा, आई एम श्योर, ठीक है? रह गया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना ब्रीदिंग पे एक बात कर रहे थे, ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। अब ब्रीदिंग होती कैसे है? हमारे लंग्स हवा को अंदर खींचते कैसे? आपने पंप देखा? पंप, उसको ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर ऐसे नीचे करते हैं। वो पहले के जमाने में ना पंप आते थे, बहुत भारी वाले होते थे भैया, तो उनको दबाने के लिए ना मतलब पूरी जान लगानी पड़ती थी। तो साइकिल में अगर हवा भरनी है तो मतलब कसम से जान निकल जाती थी उन पंप से हवा भरते हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो मतलब क्या करो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना, तो उस तरह से क्या हुआ, वो चाइनीज से पंप आने लगे जो धीरे धीरे जल्दी से हवा भर देते थे, उनमें इतना पुश भी नहीं करना पड़ता था। तो जैसे जैसे हमें नीड पड़ती है वैसे वैसे साइंटिफिक डिस्कवरी होती रहती है। मैं छोटा होता था तो था हमारे एक पंप सा था, मतलब उससे मैं तो आज तक हवा भर नहीं पाया, कोशिश बहुत की मैंने, भर नहीं पाया, आज भी नहीं भर पाऊंगा जैसी मेरी सेहत है वैसे। चलिए, ये तो थी मजाक की बात है। हमारे लंग्स कैसे हवा को इनहेल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये आपको एक्सपेरिमेंट मैं शॉर्ट में भी करवा दूंगा, एक शॉर्ट में ही एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा मैं आपको यहाँ पर ना एक बोतल दिख रही होगी, इसके ऊपर नोजल है, नोजल ओपन है। अब ये क्या कर रहा है भैया जी, नीचे से ना इसको खींच रहे हैं, इस रबर को, बलून को काट के हमने लगाया, रबर को खींच रहे हैं। जैसे ये खींचते हैं ना, इन बलून्स के अंदर हवा भर जाती है, इन बलून्स के अंदर क्या भर जाती है? हवा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हवा पहले थी थोड़ी बहुत इस बोतल के अंदर, जैसे ही हमने उसको पीछे पुश किया तो हवा पीछे आ गई। हवा पीछे आने के बाद क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, उससे एयर अंदर चली गई, उससे एयर क्या हुई, अंदर चली गई। एक पुश मिला एयर को अंदर जाने के लिए, एक पुश मिला एयर को अंदर जाने के लिए। फटाफट से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से हमारे लंग्स काम करते हैं। ये आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। अब ये क्या करता है, नीचे स्लो नीचे जाता है। अब नीचे कैसे जाता है भैया, तो मस्कुलर एक्टिविटी होती है जिससे ये जो नीचे पुल बैक होता है, उससे क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर भर जाती है, लंग्स के अंदर एयर भर जाती है। तो ब्रीदिंग के लिए डायफ्राम हमारा रिस्पॉन्सिबल है। अब डायफ्राम का एक और भी काम है, वो काम हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं। बस आज इतना, अभी के लिए इतना नोट करके चलो कि मैकेनिकल सिस्टम क्या है, डायफ्राम होता है वो नीचे खींचता है, जिसके कारण से लंग्स के अंदर एयर आती है। यहां तक बात क्लियर? फटाफट से बढ़ते हैं अगली स्लाइड की। अब देखिए, ब्रीदिंग यहीं तक था, उसमें कोई खास है ही नहीं, सिंपल प्रोसेस है, तो बताना ही क्या उसमें। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है हमने। क्या पढ़ना है? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात सुनो, सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि रेस्पिरेशन बोल दो चाहे सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दो, एक ही बात है, आपने इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करते हैं। रेस्पिरेशन है ना, अब इस प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन की या फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या फिर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टाइप्स हैं ये रेस्पिरेशन के, क्या है, टाइप है।
ये क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप है। तो आपको, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी आपको एक ही बात बताई हुई है कि अगर आपको किसी पर्सन को जज करना है तो आप बोलोगे ना किस टाइप से पूछ रहा है भाई, पैसे पूछे के लेन देन में तो भाई एक नंबर का क्या कहो, आप बोल नहीं सकते, टीचर जो है ऐसे शब्द बोल नहीं सकते, तो एक नंबर का वो है, ठीक है। और मतलब बाकी बिहेवियर ठीक है उसका, अच्छा हंसा खेलता है, पैसे मत मांग लियो, दे भी मत दियो, वापस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसी तरह से अगर आप देखें कितने टाइप का है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, अब आप ना हिंदी में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे आप, लिखते थे विलोम शब्द, पठित, अपठित, ठीक है। तो इस तरह से ए लगा देते थे आगे, ए लगाने से क्या हो जाता, तो वो उसका विलोम हो जाता। तो यहां पर इसी तरह से देखो एरोबिक, मतलब इसमें एयर जैसा कुछ आ रहा है, एयर जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और इसमें एन एरोबिक, एन मतलब ना, एन मतलब नो, एन मतलब नो, ना का संकेत दे रहा है ये, ठीक है। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली बच्चा, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल बातें ही समझी हमने, इसके बारे में डिटेल में इनको आगे हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो एरोबिक एंड एरोबिक क्लियर हुआ, ये रेस्पिरेशन के ही पार्ट हैं। अब ये कैसे होते हैं फर्दर आगे प्रोसीड, इसको पढ़ते हैं, चलिए ध्यान से। अब पढ़ते हैं, पहले किसकी ओर पढ़े, पहले एरोबिक पढ़े या एनारोबिक, तो पहले एरोबिक पढ़ते हैं क्योंकि मैंने इसे पहले लिख रखा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, जल्दी से नोट करते जाइए। ये बनाना नहीं है, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो बना सकता है, मेरी तो अच्छी है नहीं तो आपने नहीं बनाना है। सिंपल, ये आपको क्या दिख रहा है, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, ये क्या है, एनिमल सेल। इसके बारे में 9th में आपने पढ़ा होगा। ओहो सर, कहां छेड़ दिए दर्द, 9th में पढ़े होते तो क्या ही बातें थी, है ना। 9th और +1 को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते बच्चे, 9th में नहीं पढ़ रहे हैं, +1 में नहीं पढ़ रहे हैं, 10th और +2 में बोर्ड आ रहे हैं, फिर लगे पड़े हैं कुछ कुछ सीखने, कुछ कुछ। तो मतलब बेसिकली ज्यादातर लोगों को ना एनिमल सेल के बारे में ज्यादा वो नहीं होता, इनको बायो में इंटरेस्ट है, जो कि बहुत कम लोगों का होता है, उनको तो होता है, बाकियों को नहीं होता। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल के बारे में, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, घबराइए मत, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, इनके बारे में ज्यादा हमने पढ़ना नहीं है। हमको दो चीजों से मतलब है, एक तो है साइटोप्लाज्म और एक कहां गया हमारा माइटोकॉन्ड्रियन, क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। यहाँ तक बात क्लियर है, इन दो को हमने पढ़ना है कि रेस्पिरेशन जो होने वाली है ना, वो इन्हीं दो सेल के कंपोनेंट्स के अंदर घूमने वाली है। ज्यादातर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में, कुछ एक रेस्पिरेशन का पार्ट साइटोप्लाज्म में क्लियर होना है और कुछ एक माइटोकॉन्ड्रियन में क्लियर होना है। कुछ कहाँ क्लियर होना है, माइटोकॉन्ड्रियन। एक सेकंड में नेक्स्ट स्लाइड देख लो, चलिए वापिस ही चलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ग्लूकोज लिखो, क्या लिखो, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बच्चे आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसको हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं, हेक्सोज शुगर। यहां तक बात क्लियर। कोई बोले हेक्सोज शुगर क्या, तो बोलना सर कुछ नहीं, आप सिंपल घुमा के ग्लूकोज को ही पूछ रहे हो। अब साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचना है ग्लूकोज ने, कैसे पहुंचेगा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर, आई थिंक मैं इसको रब नहीं कर सकता, पर मैं भी यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर ब्लड सेल्स हैं और इसके अंदर घूम रहा है ग्लूकोज, इसके अंदर क्या घूम रहा है, ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो ये एंटर करेगा सेल के अंदर, कहां एंटर करेगा, सेल के अंदर। कैसे एंटर करेगा ये भी आगे डिटेल में पढ़ने वाला है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये एंटर करता है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले। डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये एंटर करने वाला है यहाँ पर और पहुंचेगा साइटोप्लाज्म के पास। कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म के पास। साइटोप्लाज्म क्या करने वाला बेटा, कुछ एक्टिविटीज करने वाला है और इसको बदल देगा पायरुवेट में। किसमें बदल देगा, पायरुवेट में। यहां तक बात क्लियर है। एक तो आपने एनिमल सेल का रफ डायग्राम बना लेना है, लिख लेना है कि हमारे काम का क्या है, साइटोप्लाज्म है एंड माइटोकॉन्ड्रियन है, और आपने लिखना है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज जो है वो कहां पहुंचने वाला है, हमारे कहां पहुंचने वाला है, हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर कहां पहुंचने वाला है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद इससे बनने वाला है पायरुवेट। एक सेकेंड, हम थोड़ा पानी पी ले। ओके, आप सबने ये बात नोट कर ली होगी। पायरुवेट का जल्दी से लिखते हैं फॉर्मूला, जो कि है CH3COOH। अब इसके बारे में ज्यादा आपने बोदर नहीं करना है। जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड,
तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बनती हैं फॉर्मूलाज, कैसे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्मूलाज बनाता है। अब यहां तक ये सिंपल प्रोसेस है, तो इसमें आपने नोट किया कि यहां से 6 कार्बन थे और ये यहां पर बन गए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या बन गया यहां पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में कुछ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, ENERGY एनर्जी। यहां तक बात सबको क्लियर? फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जो ये जो प्रोसेस है ना, इसके बारे में 2-4 मेन जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो बता देता हूं आपको फटाफट से। तो ये भाई एक तो नोट करके चलना, बायोलॉजी में जितना इजी आपको दिखता है उतना इजी होता नहीं। हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज से क्या बन जाना है, पायरुवेट मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, जिसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। क्यों बोलते हैं पायरुविक एसिड बेटा? क्योंकि यहाँ पर ना COOH आ गया, और ये जब भी लगता है तो एसिड इसके पीछे लगता है, एसिड लिखते हैं इसको, ओइक एसिड वगैरह इस तरह से लिखते हैं। फर्दर पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आप समझो कि ये ग्लूकोज था, पायरुवेट मॉलिक्यूल था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, इसमें साथ में रिलीज हुई एनर्जी, ENERGY एनर्जी। कितने एटीपी? लगभग 2 एटीपी। ठीक है, लगभग 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। अब इंपोर्टेंट क्रक्स क्या है इसके बारे में, क्या क्रक्स है जो इस प्रोसेस के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसकी डेफिनेशन ही पढ़, ग्लाइकोलिसिस क्या बोलते हैं? ये तो मैंने करवाया ही नहीं अभी। अरे इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुवेट मॉलिक्यूल में, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अब है क्या ग्लाइकोलिसिस? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगी? ग्लाइकोलिसिस इज द मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन शब्द को ध्यान से लिखना। अब इसका मतलब है क्या है डिग्रेडेशन का? आप गंदा नहीं करते, इसको साफ रहने देते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना। डिग्रेड मतलब कम आना, कम होते जाना ग्रेड का, है ना? डिग्रेड कर रहे हो आप तो इस तरह से डिग्रेडेशन। यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स थे, यहां पर 3 मॉलिक्यूल हो गए, तो डिग्रेडेशन हो गया ऑफ 6 कार्बन sugar glucose splitting into 3 carbon molecules that are further proceed प्रोड्यूसिंग द पायरुवेट वाटर एंड एनर्जी। अब क्या होने वाला है जी? हमने क्या किया, ग्लूकोज था जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको पायरुवेट बोलते हैं, जिसको आगे फर्दर तोड़ के हम एनर्जी बनाने वाले हैं उससे। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है और साथ में क्या बनता है? वाटर भी रिलीज होता है। अब इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यहां तक ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, यहां तक ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। आपने सांस लेके जो ऑक्सीजन अंदर ली है बेटा, यहां तक उसका कोई काम नहीं है, इसके बाद काम है। तो इसका मतलब तो सर आप बोलोगे हम तो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं क्योंकि एनर्जी तो बनेगी। बेटा ये 2 एटीपी बनी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जिंदगी में। ठीक है, सो भी नहीं पाओगे, सोए भी नहीं रह पाओगे, सोने के लिए भी इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो है ना रूटीन में चल रही है। हार्ट बीट कर रहा है, मसल्स वर्क कर रही है, ये रूटीन में चल रहा है, तो इसको करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है ये 2 एटीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन होता है। ये जरूर लिखना, ये जरूर लिखना। जब भी कोई डेफिनेशन पूछा ना, ये शब्द मारना, मतलब उसको ऐसा लगेगा क्या ही पढ़ के आए हो आप, मतलब ऐसे शब्द लिखना जरूर। भारी भरकम शब्द ना लिख दिया करो, उससे क्या होता है सामने वाले को आइडिया होता है कि आप बहुत पढ़े हो। आपने ऐसा सुना होगा, मान लीजिए कोई बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, और गांव में लोग ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते हो, किसी गांव से था अच्छी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ रहा है, हालांकि उसकी इंग्लिश भी ज्यादा अच्छी नहीं है, और मान लो गांव का कोई बंदा, उसे लेटर लिखवाना है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, और वो चला गया उसके पास, तो वो क्या करेगा? जानबूझ के ना बीच में भारी भरकम शब्द लिख देगा ताकि पता तो लगे ना अभी किसने लिखा। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पता लगे ना, सामने वाले ऑफिसर को भी पता लगे मतलब किससे लिखवा के लाया है, तो कुछ भारी भरकम शब्द बीच में लिख देगा। तो ज्यादा कई बार क्या होता है, हिंदी में भी ऐसा कर देते हैं लोग कि भारी भरकम शब्द लिख, पता तो लगे कितनी हिंदी आती है हमें। तो ये शब्द आप लिख दोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि हाँ आपको पता है यार डिग्रेडेशन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, इसके बारे में आपको पता है। ये आपने लिखना है एग्जाम के अंदर। आपको अगर पूछा जाता है, अगर कोई वैसे भी वाइवा के अंदर पूछता है तो आपने लिख देना फटाफट से। अब देखो कितनी भीषण प्रोसेस है ये, एक एक करके ये स्टेप होते हैं, कितने स्टेप हो गए, और उसके बाद फाइनली जाके जो है ना, सॉरी यहाँ से ऐसे चल रहा है, ग्लूकोज जो है ना पायरुवेट के अंदर टूटा है। तो आप देख रहे हैं कितना भारी भरकम प्रोसेस है। तो ये सारा प्रोसेस हमने नहीं पढ़ना है बेटा, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हमने सिंपली इतना पढ़ना है कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट में अंदर टूटता है। ये बायोलॉजी के अंदर आप +1 के अंदर या 2 के अंदर आप बायोलॉजी जब लोगे तब पढ़ोगे डिटेल के अंदर। ग्लाइकोलिसिस क्लियर है? होप सो।
आगे बढ़े, ये भारी भरकम शब्द लिख दोगे, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ अच्छा आता है। एक तो बेटा इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती, ये आप नोट करके चलेंगे हमेशा के लिए। और दूसरा, ये कहां पर होती है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े फटाफट से। अब बढ़ते हैं इसके बाद क्या होने वाला। अब देखो, जो पायरुवेट बना है ना, ये तो सब में सेम होता है, चाहे आप एरोबिक ले लो, एनारोबिक ले लो, पायरुवेट तक तो बनना ही बनना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, फंडा ही नहीं है ऑक्सीजन का। तो वो तो एनारोबिक में भी होने वाली है, एरोबिक में भी होने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पायरुवेट के बाद का काम अलग अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में समझते हैं फटाफट से। अब देखो, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए। पायरुवेट के यहाँ पर इन्होंने कितने, ग्लूकोज के 4 बनाए, तो पायरुवेट के 2 कर दिए इन्होंने। वैसे यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और एक और, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। दिखाया था ना यहाँ पर इस तरह से, आपने देखा होगा, वो रसगुल्ला नहीं होता शादियों में, वो जो इस तरह से होता है ऐसे। वैसे तो तुम देखते ही नहीं हो मिठाई आजकल, कि खा लेते हो, पर कई बच्चे बड़े वो होते हैं, ऊपर ऊपर से बताते हैं कि नहीं खा रहे हो, पता लगता है मतलब वही निबेड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्या प्रोसेस होने वाली है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया था? पायरुवेट बन गया था। क्या बन गया था? पायरुवेट। यहां तक हमने कर लिया था। इसका फॉर्मूला क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। याद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मतलब सिंपली इतना तो ध्यान रखना कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल है, बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं। अब पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कर्ब साइकिल नाम के एक साइकिल होता है, कर्ब साइकिल नाम के एक साइकिल होता है, जिस तरह से हमने ये पीछे प्रोसेस पढ़ी ना, भीषण सी प्रोसेस, इस तरह से एक बड़ी सी प्रोसेस होती है जिसमें लगातार डिग्रेडेशन होती है। ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर चेंज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर चेंज हो जाता है हमारे, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हमारे एनर्जी में चेंज हो जाता है, और साथ में रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर। ये 3 प्रोसेस, जो ये 3 बाय प्रोडक्ट बनते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट की ब्रेकडाउन होती है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये किस प्रोसेस से होती है? कर्ब साइकिल से होती है, और 36 एटीपी ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। अब एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद है क्या? याद है, 9th में पढ़ा था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी करेंसी है। ENERGY एनर्जी, CURRENCY करेंसी। करेंसी समझते हो? जैसे इंडिया में क्या चलते हैं? रुपीस चलते हैं, वैसे बॉडी में क्या चलते हैं? एनर्जी के लिए क्या चलते हैं? एटीपी चलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट चलते हैं। तो ये क्या करते हैं? जहां पर भी एटीपी होता है, एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, उससे बनती है एनर्जी, उसको हम यूज करते हैं एज अ वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हमारी एनर्जी करेंसी है। कौन? एटीपी। कहां बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? क्या बोलोगे आप माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ अ सेल। यहां तक बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सा साइकिल होता है? कर्ब साइकिल होता है, जिसके अंदर 7 ऑलमोस्ट प्रोसेसेस होती हैं, जिससे लगातार डिग्रेडेशन होते पायरुवेट मॉलिक्यूल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। अब आप एक बात नोट करके चलिए फटाफट से, कौन सी गैस रिलीज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या रिलीज हुआ है? वाटर। और साथ में क्या रिलीज हुआ है बेटा? 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अच्छा, पहले दो एटीपी पहले निकले थे ना ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, तो 2 वो और 38। तो अगर आपको पूछे कि जो रेस्पिरेशन है एरोबिक, उसमें कितने एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, तो एक तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 38, या मिलेगा ओनली 36। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर 38 दिया तो 38 टिक करोगे, 36 किया तो 36 टिक करोगे। ये कम आता है, ठीक है, ये बहुत कम आता है। तो आप लिखोगे 30, इरेजर आ गया, आपके लिखोगे 38 एटीपी एनर्जी जनरेट होती है जब हमारे पास एक पायरुवेट मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेकडाउन होती है उसकी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर, तो 38 एटीपी ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। फटाफट से ये डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में आप नोट भी करके रख सकते हो। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के आगे के प्रोसेसेस में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ये तो लिख ही दिया था हमने, ठीक है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड खाली है,
अब खाली क्यों है, इस पे कुछ क्रक्स लिखने थे तो वो मैंने पीछे ही लिखवा दिए आपको कि एटीपी वगैरह इसमें चाहिए होता है। कुछ रहा तो नहीं, कुछ रहा तो नहीं, नो 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 नो, आई थिंक नो, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, ClE, CyCl कार्ब साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक बार से फटाफट से ना सारी एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को रिएक्शन को फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम होता है हमारे पास ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 भी बोलते हैं। इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इसका क्या करने वाले हैं, ब्रेक डाउन। कहां पर करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाला, इससे बनने क्या वाला है, पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH डबल बॉन्ड O। अब फर्दर फिर से प्रोसेस होने वाली है, कहां पर होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होने वाली है इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस SENCE ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सीधा ऐसे लिख देते हैं। और साथ में क्या होने वाला है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा साइकिल है, KRE साइकिल। और इससे बनने क्या वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली है, एंड प्लस में H2O बनने वाला है, प्लस में एनर्जी बनने वाली है, ERGY एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल, 38 ATP। यहां तक आई थिंक नो डाउट, कोई डाउट यहां तक नहीं रहा होगा। इसको फर्दर फटाफट से आप स्नैपशॉट लेके आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। फटाफट बढ़ते हैं आगे। अभी ये सब जो हमने पढ़ा ना, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, साइटोप्लाज्म के बाद कहां पर पहुंचा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखो मैंने बोला था पायरुवेट तक तो काम सेम है, साइटोप्लाज्म तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब देखो सेल है, मैं दिखाऊं आपको सेल की पिक्चर। ये हमारा सेल था, सेल के अंदर एंटर करेगा कोई भी, सेल के अंदर एंटर करती फर्स्ट वो कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा तो ये सारी प्रोसेस होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा तो ये सारी प्रोसेस होगी, जिसको हमने आगे फर्दर पढ़ा है डिटेल के अंदर। ये सारी रिएक्शन होगी और 38 ATP ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। बट अब आपने ये बात नोट करनी है, क्या नोट करनी है, कि कई बार हमारी बॉडी को ना बहुत सख्त एनर्जी की जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट होती है। कब होती है ये, खासकर जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, ENERGY एनर्जी, इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है हाई। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई है तो रेस्पिरेशन भी हाई होना चाहिए। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी फास्टली होनी चाहिए। अब फास्टली होने के लिए अब देखो फटाफट से क्या हो सकता है। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, फिर कर्ब साइकिल होगा, बड़ा सा साइकिल है, उससे एनर्जी जनरेट होगी। तो ये सारा काम होता ही नहीं फिर, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जल्दी है, ज्यादा है, और बहुत जल्दी चाहिए एनर्जी। तो इसलिए हमें क्या होता है, ये जो हमारा पायरुवेट होता है ना, ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता ही नहीं, ये चला जाता है हमारे, ये बेसिकली प्रोसेस होती है हमारी मसल सेल्स के अंदर। कहां पर होती है, मसल्स के अंदर, या फिर हमारे RBC रेड ब्लड सेल जिनको हम बोलते हैं, इनके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ना, अब देखो आप रेस्पिरेशन तेज करना चाहते हो, पर नाक तो आपका उतना ही बड़ा है, लंग्स भी उतने ही बड़े हैं, डायफ्राम भी वही है, उसको आप कितना का स्ट्रेच कर लोगे, कितनी की ऑक्सीजन अंदर भर लोगे। तो मतलब आप चाहते हो कि एनर्जी जल्दी जल्दी बने, पर ऑक्सीजन आप उतनी ही सप्लाई कर रहे हो। तो मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, लैक हो गया। क्या हो गया, लैक। अब लैक माने कमी, कमी माने सख्त कमी, ऐसा कि बिल्कुल ही नहीं मिल रही, ऐसी कमी होगी। तो अगर बिल्कुल कम हो ऑक्सीजन, तो ये बेटा ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट मसल सेल के अंदर या RBC के अंदर, और ये बनाता है बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। अब इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, CH3COOH। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, यहां पर OH बस हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ये हो जाता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब जब हम दौड़ के आते हैं तो यही लैक्टिक एसिड है जो हमें तंग करता है, ये बाद में हमारी मसल्स में क्रैम्प्स बनाता है। क्या बनाता है, क्रैम्प्स, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत दर्द हो रहे हैं, भागने से क्या हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, टांगों में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है,
तो वो इन्हीं के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी मसल्स के अंदर क्या बन गया है, लैक्टिक एसिड बन गया है। अब इसको रिमूव करने के तरीके क्या है, या तो आप गर्म पानी के शावर लो, गर्म पानी से नहाओ, या फिर आप मसाज वगैरह कराओ, तो धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल से रिमूव हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। तो आपको ये नोट हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया तब तो ऑक्सीजन में होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के तक नहीं पहुंचा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड के बाद मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया और बता दिया आरबीसी कैसे होते हैं और हमारी मसल सेल्स कैसी होती हैं। अब नोट करके चलो कि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये फिर कौन सी रेस्पिरेशन में आएगा, खुद ही बता दो। ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी, ये होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसी रेस्पिरेशन होगी, चेंज कर ले क्या पेन, फटाफट से ब्लैक कर लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक ये बात क्लियर, लैक्टिक एसिड वाला सीन क्लियर है सबको अच्छे से, भूलोगे तो नहीं बिल्कुल। ऑक्सीजन इसमें नहीं मिलती, रिक्वायर्ड तो होती है, मिल ही नहीं रही तो क्या करें भाई, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड हाई है, मिल ही नहीं रहा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ऐसे याद करो, लैक लैक से लैक्टिक, लैक लैक से लैक्टिक, लैक लैक्टिक एसिड, इस तरह से आप याद करोगे। कहां होता है, मसल सेल्स के अंदर या फिर आरबीसी के अंदर होता है। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसको नोट कर दो फटाफट से, स्नैपशॉट ले लो या फिर क्या करो, पोज करके नोट करो, स्नैपशॉट तो नहीं। अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब इसमें ना मेन कंपोनेंट आता है यीस्ट। यीस्ट तो आपने सुना होगा, हिंदी में कह देते खमीर, बेकरी प्रोडक्ट जितने भी खाते हो ना उनमें यीस्ट डाला होता है। अब ये दिखता कैसे, अगर आप देखना चाहोगे तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में होता है, और अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इस तरह से ये छोटा छोटा बैक्टीरिया है एक तरह का, ठीक है, ये यीस्ट है, बडिंग हो रही है, इसमें नए यीस्ट बनते हैं इस तरह से, तो बडिंग के बाद इसमें नए यीस्ट बनते हैं। अब ये तो बात क्लियर है कि यीस्ट क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इसमें हवा नहीं चाहिए, एन मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब नीचे मैंने क्या बनाया है, ठीक है, अब नीचे है, ये है बेटा फसोबैक्टीरियम। अब ये क्या है, फसोबैक्टीरियम क्या है। अब फसोबैक्टीरियम क्या है, अब कई बार वाइवा के अंदर क्या होता है, या क्वेश्चन के अंदर मतलब सुन सुन के एक ही नाम बोर हो जाता है, ये नाम क्या है, यीस्ट। अब जिससे भी पूछो ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो यीस्ट का नाम ले देगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लो आपसे पूछ ले कोई और बैक्टीरिया भी बता दो भैया जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो आप बोलोगे फसोबैक्टीरिया, ठीक है, फसोबैक्टीरिया, बस फंस गए हो तुम वैसे भी बायो में, है ना। तो उसी तरह से इसका नाम याद रख लेना आपने, फसोबैक्टीरिया, फनी सा इसका नेम है, और इसका नाम बैक्टीरियोइड है, बैक्टीरियोइड, बैक्टीरियोइड इसका नाम है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप अच्छे से डिटेल में ध्यान करके रखोगे। अगर आपसे कोई पूछे कि अनएरोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से है, तो आप यीस्ट का नाम तो लेना ही लेना, वो सब लेते हैं, फसोबैक्टीरिया या बैक्टीरियोइड का नाम भी आप ले सकते हो, अच्छे से ध्यान में आ जाएंगी ये बातें। अच्छे से आगे बढ़े फटाफट से, तो नाम बोल दोगे ना, ये तो बिल्कुल ईजी है ना, फसोबैक्टीरियम, ये बोल देना, ठीक है, इससे वो इंप्रेस भी हो जाएगा, जो आप आंसर बनाओगे वो अच्छा भी बनेगा, क्योंकि सभी यीस्ट लिख के आए यार, आप कुछ नया लिख दो ना उसमें, वो और भी तो बैक्टीरिया, यीस्ट का ही नाम लिए जाएंगे क्या। अब यीस्ट के अंदर क्या होने वाला है, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख के बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज। अब ना यीस्ट तुम्हारे काम की बात करने वाला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो फटाफट से। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, मुझे आता है फिर भी लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। कहां टूटेगा, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट के ये क्या बनाएगा बेटा, पायरुवेट। अब पायरुवेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, और यहां पर डबल बॉन्ड O। अब पायरुवेट के बाद क्या होने वाला बेटा, हमारे पास यीस्ट है ना, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूं आगे, यीस्ट के अंदर ना, यीस्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये इसको कहां ब्रेक डाउन करेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है ज्यादा, ठीक है। इसमें ये जो आगे वाली प्रोसेस है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है, सेल के किसी और कंपोनेंट की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब यीस्ट के पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा इथेनॉल और एक बनाएगा वाटर, और साथ में रिलीज करेगा ENERGY, एनर्जी, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। एटीपी के अंदर लगभग 2 और 3 5 एटीपी लगभग इतना तक बनाता है, वेरी करता है केस टू केस, बट आप 2 एटीपी लिख दोगे तो क्लियर यहां तक सही मान लिया जाता है उससे। अब इथेनॉल क्या है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ये काम C2H5OH, ये इथेनॉल।
अब कईयों के ना दिमाग में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा आइडिया कि इथेनॉल मतलब लगभग शराब लेकर कैसा कुछ होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से, क्या कि आप जो समझते हो ना कि शराब, शराब माने क्या, लिकर, उसके अंदर बेटा इथेनॉल 2 to 5% होती है, ठीक है। वो डिफर करता है केस टू केस कि कितने परसेंट आपने इथेनॉल डाली है, ठीक है। बाकी सब उसमें पानी होता है। तो इथेनॉल मतलब कंसंट्रेटेड इथेनॉल आप नहीं पी सकते, लिकर एंड इथेनॉल में फर्क होता है। तो इससे क्या बनने वाली, इथेनॉल बनने वाली। इथेनॉल को फर्दर प्रोसीड करेंगे ना, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे, उसको मतलब आप डाइल्यूट करोगे, वाटर ऐड करोगे, तब उससे आपकी वो जो लिकर बनेगी, वही रसायन जिसको आप शराब बोलते हो, जिसको पीने के बाद कुछ कुछ और होने लगता बॉडी में, केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, तो वो इथेनॉल से बनती है, बट इथेनॉल नहीं होती, ठीक है। इथेनॉल का कुछ अमाउंट ऐड कर दिया जाता है वाटर में, और कुछ केमिकल प्रोसेसेस और भी करते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एडिक्टिव बनाने के लिए उसे। तो इस तरह से क्या बनती है, लिकर बनती है। तो इथेनॉल और लिकर में अंतर बता दो कि शराब इथेनॉल नहीं होती, ये बता दो कि इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल भी है बेटा, फ्यूल की तरह भी यूज हो सकता है। नोट करते चलो, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्यों पूछ सकता है, एक वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक की क्यों पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 25% ये वो अमाउंट है जो ब्लेंडिंग करने वाले हैं। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग समझते हो, मिक्सअप करना। पेट्रोल के अंदर हम 25% इथेनॉल डालेंगे। क्यों डालेंगे बेटा, ये पेट्रोल की से मिलता जुलता केमिकल फॉर्मूला है इसका, पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है, और ये बन जाता है बेटा किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज तो आप गन्ने के जूस से भी निकाल सकते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज बना सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा पेट्रोल है, एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम बायोलॉजिकल ही पैदा कर सकते हैं। इससे हमारी पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब पेट्रोलियम बहुत सारा हम बाहर से खरीदते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तो वो बच जाएगा। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा हुआ है, और 15 to 20% तो शुरू ही है, कर रखी है ब्लेंडिंग। करते हैं हम, क्या करते हैं, पेट्रोल के अंदर 20 to 25% क्या मिक्स करेंगे, इथेनॉल। जिससे क्या होगा, देखो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली पोल्यूशन एक तो कम होगा, दूसरा हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस कम होगी। हाँ, आपकी कार बाइक की माइलेज थोड़ी कम हो जाएगी, सर्विस थोड़ी ज्यादा करवानी पड़ेगी, वो फर्क होगा, बट उससे जो फायदा है वो ज्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है। तो इसलिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने वाले हैं हम। अब क्यों करने वाले, तो आप अब क्वेश्चन पूछे तो क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि ये फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल क्योंकि ये जल सकता है, जलता है, बहुत अच्छा फ्लेमेबल है, पेट्रोलियम से मिलता जुलता है, बायोलॉजिकली मिल जाता है, सस्ता है, चीपर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे आजकल में, तो ये हमारा फ्यूचर फ्यूल हो सकता है। हम इसको ब्लेंड करके गाड़ियां चला सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी सबको अच्छे से। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है, लैक्टिक एसिड क्लियर है। एक बार से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ग्लूकोज था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म के अंदर इसने टूटना है, पायरुवेट बनाएगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, प्लस थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, फटाफट से बोल देते हैं। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जब भी ऑक्सीजन ना हो तो ये इथेनॉल बनाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में एनर्जी। एक सेकंड आई थिंक वाटर लिख दिया था यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, जल्दबाजी में मिस्टेक होगी, ठीक है, तो मैं गलत नहीं करवाना चाहता, आई अपोलोजाइज, मेरी गलती के कारण आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड भी एक टॉपिक है, तो क्रक्स रह ही जाता पीछे। क्या है कि आपने ब्रेड वगैरह खाया होगा तो यीस्ट से बनता है, यीस्ट डाल दिया जाता है उसमें, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जो आटा होता है, डो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की जगह तो होती नहीं, तो वो बबल्स बन के बीच में ही रह जाता है, इसलिए स्पंजी बनता है आपका ब्रेड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट टूटता है बिना ऑक्सीजन के, यीस्ट के अंदर। कहां पर, यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, यीस्ट के द्वारा। तो इससे क्या बनता है, इथेनॉल, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर है, और ये बिल्कुल सुधार लेना बेटा, ये गलती, ठीक है, गलती से ये लिखा गया, तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। अब फर्दर फिर से ऑक्सीजन नहीं है मसल सेल के अंदर या फिर आरबीसी के अंदर, ये लिखा नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। लैक्टिक एसिड बन जाता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला बता चुका है, इसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। अगर ऑक्सीजन पूरे से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। यहाँ वाला वाटर चला गया था वहां, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस तरह से लिखेंगे आप इसको। लिखने के बाद आपसे क्या बनने वाला है, ये 3 प्रोसेस हैं जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करने के हमारे पास 3 पाथवेज हैं। यहां तक बात क्लियर है सबको। ब्रेक डाउन कैसे होती है फूड को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक एक चीज को हम नोट करते चलेंगे कि किस किस मतलब पार्ट का क्या क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो भाई, एयर कहां से एंटर करती है हमारे, थ्रू अवर नोज, माउथ, बोथ ऑफ विच लिंक्ड विद द म्यूकस। अब देखो, माउथ से भी हम सांस ले सकते हैं और नोज से भी, दोनों से हमारे एयर एंटर करती है।
म्यूकस मेम्ब्रेन से ये फिक्स होती है। फाइन हेयर आर कॉल्ड सीलिया, ट्रैप द डर्ट दैट यू ब्रीद इन। हमारी नोज के अंदर हेयर होते हैं, हम बोलते हैं ना मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि माउथ के अंदर हेयर नहीं होते, और म्यूकस भी ऑलमोस्ट कम होती है एज कंपेयर टू अवर नोज। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। मान लो आपने डर्ट बहुत अंदर इनहेल कर ले तो वो वहां पर ही चिपक जाएगी। अब एक इसका एग्जांपल हो कैसे, मान लो बहुत आंधी चल रही है या फिर कोई ऐसा जगह है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो बोला जाता है गीला कपड़ा रख लो नाक के, उससे क्या होगा, जो डर्ट पार्टिकल है ना वो गीले कपड़े के साथ चिपक के रह जाएंगे, और आप सांस लेंगे तो वो एज कंपेयर टू पहले वाली से शुद्ध हवा होगी, प्योर एयर होगी। तो उसी तरह ये म्यूकस ना एक चिपचिपा पदार्थ है जिसके साथ डर्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, और जो ब्रीद हम करते हैं वो एयर थोड़ी प्योर हो जाती है। दूसरा सीलिया होते हैं जिनको हेयर बोलते हैं, नोज के अंदर हेयर होते हैं, वो रोक लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं डर्ट को, ताकि जो हम हवा ब्रीद कर रहे हैं उसमें डर्ट पार्टिकल कम से कम हो। फर्स्ट, उसके बाद हमारा थ्रोट आता है। दो पैसेज होते हैं इसके पास, एक होता है एयर के लिए और एक होता है फूड के लिए। इसको मैं यहां पर समझा देता हूं, फटाफट से यहां पर गौर करिएगा। दो पाइप्स ऐसे एक साथ सटी हुई होती हैं, ठीक है, दो पाइप्स एक साथ सटी हुई होती हैं। अब इसमें एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एपिग्लोटिस क्या काम करता है, ध्यान से देखना। अब ये पाइप इस तरह से सटी हुई है, ऊपर से एक ही है, आगे जाके दो डिवाइड हो गई। मान लो एक सड़क आ रही थी और उसमें बीच में पहले फुटपाथ नहीं था, और फिर से क्या हो गया, दो सड़क में वो बट गई, बीच में फुटपाथ आ गया। अब यहां पर होने क्या वाला है, ध्यान से देखना। मान लो आपने कुछ खाया, आप माउथ से कुछ खाते भी हो, सांस ही तो नहीं लेते। अब ये है हमारी विंड पाइप, क्या है, विंड पाइप, ये जाने वाली हमारे लंग्स तक, और ये है हमारी फूड पाइप जो हमारे स्टमक तक जाने वाली, ठीक है, जिसको इसोफेगस भी आप बोल देते हो। हमने फर्दर पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब आप एयर इनहेल कर रहे थे, बढ़िया इसमें जा रही थी, बढ़िया इसमें जा रही थी, ये बंद पड़ा। अब आपने कुछ स्वेलो करना है, कुछ खाना है, कुछ निगलना है, तो आपको उसे कहां पहुंचाना है बेटा, फूड पाइप में पहुंचाना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको उसे फूड पाइप में ही पहुंचाना पड़ेगा, आप उसे अपने लंग्स के अंदर तो नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो आपकी यहाँ पर ये आप क्या कह लो बैरियर था ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, ये इसको कवर कर लेगा बेटा, और इसको ओपन कर देगा, और फूड पहुंचेगा हमारी इसोफेगस के, और फूड पहुंचेगा हमारी इसोफेगस के अंदर, और फिर से ये इस तरह इधर से बंद हो जाएगा और इसको ओपन कर देगा, जिससे क्या होगा, फिर से फूड विंड पाइप ओपन हो जाएगी, जिससे हम सांस ले पाएंगे। इसलिए आप जब स्वेलिंग कर रहे, सॉरी स्वेलोइंग कर रहे होते हो, कुछ निगल रहे होते हो, तब आप सांस नहीं ले सकते। कारण उसका यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब कई बार क्या होता है, जो हमारी विंड पाइप के अंदर हम ध्यान वगैरह नहीं देते, ठीक है, सही से नहीं खा रहे होते, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, दिमाग कहीं और होता है, तो यहाँ पर चला जाता है खाना, तो फिर हमें आती है जोर जोर से खांसी, और फिर हम मुक्के मारे जाते हैं पीठ के ऊपर दबा दबा के, ठीक है। तो मतलब बचपन में तो जान ही निकाल लेते, सारा गुस्सा निकाल रहे हैं मुक्के मार मार के, तो मुक्के मारे जाते हैं, जिससे ये फूड जो है ना वो बाहर निकाल दिया जाए विंड पाइप से। अब इसके अंदर अगर ज्यादा चला गया फूड मटेरियल तो फेटल हो सकता है, मर भी सकते हो भैया, तो ध्यान से खाना खाया करो, आराम से बैठ के, इसीलिए बोला जाता है आराम से बैठ के खाना खाया है, ठीक है। तो ये सारी एपिग्लोटिस की कारनामे हैं, ये आपको पता है, ठीक है। फ्लैप टिश्यू है जो क्लोज कर लेता है ट्रैकिया को, जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं, हमारी ट्रैकिया जो है, हमारी जो विंड पाइप क्लोज कर देता है जब हम स्वेलिंग कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, स्वेलोइंग कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? आगे बढ़ते हैं फटाफट से, बड़ा नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं फटाफट, आगे क्या है, एपिग्लोटिस का जो काम हमने बता दिया। ये देखो, ये इस तरह से बंद या ओपन या क्लोजिंग करती है, ओपनिंग या क्लोजिंग करता है। उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद पहले फेरिंक्स आना चाहिए, है ना, लैरिंक्स। चलो इसको पढ़ लेते हैं। अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कंटेन द वोकल कॉर्ड्स। अब फेरिंक्स का काम जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो इसलिए लैरिंक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली फेरिंक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इसका काम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, हमारे गले की वो कंठियां, मतलब क्या कह लो, एक तरह से स्ट्रिप्स होती हैं जो आवाज के लिए पॉसिबल हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हो आप इनको, ये लैरिंक्स के पास होते हैं। ये काम किसका है, लैरिंक्स का है। स्वर ग्रंथि जिसको भी हम बोलते हैं, स्वर, हाँ स्वर कंठ भी इस तरह से कुछ करके बोलते हैं, लैरिंक्स का ये काम है। अब लैरिंक्स का ये काम है, और साथ में इसको अंदर ना अडाम एप्पल भी होता है, अडाम एप्पल। कुछ ध्यान में आया? लड़कों की आवाज और लड़कियों की आवाज बचपन में बिल्कुल लगभग सेम होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता, ची 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 पी 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 पी, सबकी आवाज सेम ही होती है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी की एज आती है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है एकदम से, लड़कियों के पीछे वही रहती है जो पहले थी, ठीक है, बच्चों वाली साउंड ही रहती है, या फिर हाई पिच हो जाती है थोड़ी सी। और उसका कारण क्या है, ये जो हमारा लैरिंक्स है ना, इसके अंदर अडाम एप्पल करके कुछ होता है। लड़कों का ये अडाम एप्पल बढ़ जाता है एज जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की एज में आते हैं, तो उनकी आवाज इसके कारण भारी हो जाती है, जिसको अडाम एप्पल बोलते हैं। बता दोगे सबको कहाँ होता है? लैरिंक्स का ही ये पार्ट है, लैरिंक्स का ही सब पार्ट है,
यहां तक बात क्लियर है सबको। उसके बाद है ट्रेकिया, विंड पाइप दैट डायरेक्ट एयर इनटू द लंग्स। अब ट्रेकिया क्या है? एक पाइप है जो एयर को कहां लेके जाती है? हमारे लंग्स तक लेके जाती है। जो एयर को कहां लेके जाती है? हमारे लंग्स तक लेके जाती है। ये पाइप दिख रही है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। अब ट्रेकिया का क्या काम है? अब ट्रेकिया के ऊपर आप ये रिंग्स देख रहे हो, इस तरह से, इस तरह से एक रिंग्स देख रहे हो। अब ये रिंग्स क्या करते हैं? ये एक तरह के छल्ले हैं, रिंग्स हैं। ये रिंग्स क्या, इसको कार्टिलेज रिंग्स बोलते हैं। क्या करते हैं? इनका काम क्या है? इनका काम है बेटा, जैसे ही हम एयर को अंदर लेते हैं तो पाइप बंद ना हो। आप कहोगे सर एयर अंदर जाएगी तो पाइप क्यों बंद होगी? आप सिंपली एक ना कागज की पाइप बनाना, एक पेपर को फोल्ड करके पाइप बनाना, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। उसके अंदर जोर से फूंक मारना तो आप देखोगे पाइप फ्लैप कर रही है, बंद होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये बर्नौली प्रिंसिपल है कि जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो उससे क्या होगी? वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, उससे बंद होने की वो कोशिश करता है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर कम होता है, और कम प्रेशर में हाई प्रेशर जो है उसको दबा के पाइप को बंद करने की कोशिश करता है। और पाइप बंद होगी तो फिर बकरी बेहोश हो जाएगी। तो बंद होने से रोकने के लिए ये छल्ले हैं इस तरह से, जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं कि ये फ्लैप डाउन ना करे, बंद ना हो। यहां तक बात क्लियर है? कार्टिलेज रिंग का आपको काम समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? हमारी ट्रेकिया के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? ये हमारे ट्रेकिया के अंदर होते हैं। यहां तक बात क्लियर? उसके बाद आते हैं ब्रोंची। ठीक है, अब ब्रोंकी भी लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पर, ब्रोंची मैं बोल देता हूं। ठीक है, आर द पैसेज फॉर द एयर एंटर्स इन द लंग्स। अब देखो यहाँ पर तो सेम था, यहाँ पर आके डिवाइड होगी, इनको ब्रोंकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकीज। अब ब्रोंकीज क्या करती है? दोनों लंग्स तक अलग अलग एयर लेके जाती है। उसके बाद हमारे लंग्स आते हैं। लंग्स, ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ये प्रोसेस ना ऐसे देखने में बहुत इजी लग रही है, इसके पीछे बहुत तगड़ा मैकेनिज्म है जो हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड को दे दी जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निकाल ली जाती है। अब ये उसके बाद है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? हमारी जो लंग्स है उसके अंदर हवा भरने का काम करता है। अब जो इसके बाद का लंग्स के अंदर डिटेल में नहीं दे रखा, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इंपॉर्टेंट थे। ट्रेकिया के अंदर एपिग्लोटिस का काम इंपॉर्टेंट था, वैसे सबका काम इंपॉर्टेंट है। लैरिंक्स जिसमें अडाम एप्पल होता है, जो हमारी वॉइस को भारा कर थोड़ा हैवी कर देता है एज कंपेयर टू गर्ल्स वॉइस। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस होती है जो हमारी एयर को थोड़ा फिल्टर आउट कर देती है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहां पर हमने देखा था ट्रेकिया, उसके बाद ये आ गई थी ब्रोंचस। ठीक है, ब्रोंकस बोल दो या फिर ब्रोंकी बोल दो। ये हमारी दूसरे लंग्स तक चली गई, एक सिंगल लंग्स तक आ गई। अब इसके बाद ये फर्दर फिर ये मेन सड़क थी, ये फिर से छोटी छोटी लिंक रोड्स में टूटी। उसके बाद ये फिर से छोटी छोटी लिंक्स रोड में टूटी, और फाइनली ये जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये जाके टूटते हैं एल्वियोल्स में। कहां टूटते हैं? एल्वोलाइज में। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्वोलाइज और एयर सैक। इनको हवा का क्या कहते हैं? गुब्बारा कहते हैं। इनमें होता क्या है बेसिकली समझना ध्यान से। अब आप प्लेट में पानी रखोगे और गिलास में पानी रखोगे, तो प्लेट में वाला पानी जो है ना गर्मी में जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इवेपोरेशन तेज होगी। उसी तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना। मान लो आपको ना टोल प्लाजा देखे होंगे, वहां पर ना सड़क बहुत चौड़ी हो जाती है टोल प्लाजा के अंदर। वैसे सड़क मान लो 2 वे चल रही है तो चल रही है, सब टोल प्लाजा पे आते हुए वो चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां आ रही है बहुत तेज तेज, जितने ज्यादा गेट होंगे उतनी जल्दी जल्दी गाड़ियां पास ऑन होंगी, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह ये एल्वोलाइज क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है। कितना बढ़ा देती है पता है? 80 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखना, कुछ दिमाग खुद भी लगाना, कितना बनता है ये। तुम्हारे घर में जिस कमरे में बैठ के देख रहे हो ना, उसका सारा फर्श तो आ ही जाएगा बड़े आराम से, फालतू भला ही हो जाए। तो उसको इतना एरिया बन जाता है किसका? हमारी एल्वोलाइज का। इतना एरिया क्यों बना देती है? अरे कैसे बनाती है ये इतना एरिया? पहले तो ये सुनो ध्यान से। ये छोटे छोटे सेक्स है, इस तरह से कुंडलीकृत करी हुई है, इस तरह से एक तरह से उलझी हुई है कि बहुत तगड़े वाला एरिया ये बना देती है, इस तरह से फैल के हमारे लंग्स के अंदर। अरे समझ पा रहे हो ना कैसे बना देती है? मान लो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे तो इतने सी हैं सर, इसमें 80 मीटर इसके कैसे बना दोगे आप एरिया? बेटा इसमें ये एक एल्वोलाइट है, इसके छोटे छोटे थ्रेडलाइट पार्टिकल है, तो इधर वाला एरिया भी हो गया। मान लो दोबारा बना, मान लो ये एल्वोलाइट के अंदर छोटी सी स्ट्रिप है, इसके इधर वाला एरिया भी काउंट होगा, इधर वाला एरिया भी काउंट होगा। इस तरह से 7 और स्ट्रिप है, इस तरह से 7 और स्ट्रिप है। इस तरह से करते 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 फाइनली एरिया 80 मीटर स्क्वायर तक बन जाता है, जिससे क्या होता है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है हमारे ब्लड के साथ। ये बात तो सबको क्लियर है, ध्यान में रखना। इस 80 मीटर स्क्वायर कौन बनाता है? एल्वोलाइज बनाती है। और ये कहां पर होती है? बिल्कुल एंड पॉइंट यही होता है हमारे लंग्स का। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा इतना पढ़ने वाला नहीं है, मेन आपने एल्वोलाइज ये ध्यान में रखनी है।
अब पढ़ते हैं कि ये होती कैसे प्रोसेस। ये मान लो एल्वोलाइज के अंदर आई एयर, अब इसके अंदर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। हमारी ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड कहां से आया? हमारी बॉडी से। बॉडी ने क्या किया? काम किया तो क्या बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहां पर ज्यादा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन जिसकी होती है वो कम कंसंट्रेशन की और अपनी आप चली जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, वो आ जाती है हमारे ब्लड के अंदर और हमारे रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं और ले जाते हैं। हमारे रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं और ले जाते हैं। ऑक्सीजन को लेके जाने का काम किसका है? रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो अपनी पीठ पे बिठाता है ऑक्सीजन को और ले जाता है। अपनी पीठ पे बिठाता है ऑक्सीजन को और कैरी करके दूर तक ले जाता है। अब इसके बारे में ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ये जो हीमोग्लोबिन नाम का जो हमारे पास पिगमेंट है ना, रेड कलर का पिगमेंट, इसी को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब बेटा इसकी जो टेंडेंसी है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा है ऑक्सीजन की तरफ का। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में, नेक्स्ट स्लाइड खाली है तो वहां समझाने की कोशिश करता हूँ। ये खाली स्लाइड है। यहाँ पर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन और ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है, He लिख लो चलो, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को ब्लड के अंदर लेके जानी है ऑक्सीजन। अब मान लो तुम्हारे पास दो सिनेरियो है, ठीक है। मान लो तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, ये वाइफ है और ये दादाजी। ओ नहीं, उल्टा हो गया। कहाँ गया? स्लाइड आगे। ये है दादाजी और ये तुम्हारी वाइफ, ठीक है। अब तुम्हारे पास स्कूटर एक ही है और तुम भी एक ही हो। अब दादाजी को दवाई लेने जाना है या दादाजी को मार्केट जाना होगा, घूमने का मन हो गया, उधर से वाइफ को शॉपिंग करने का मन हो गया। तो मतलब अब देखो, एक तो आइडियल केस मानो कि बेटा बड़ा वो है, आज्ञाकारी है, वो तो दादाजी को ही लेके जाएगा, वो तो आइडियल सिनेरियो है। बट मन में उसके क्या चल रहा होगा कि यार कहाँ दादाजी ने पंगा डाल दिया, बढ़िया जा रहा था। अरे वाइफ की जगह कुछ और कर लो ना तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तुम समझ रहे होगे, मतलब मैंने वाइफ कर दिया, थोड़ा पारिवारिक बना दिया इसको, और समझ सकते हो तुम कि वाइफ की जगह कोई और भी हो सकता है, तो उसको लेके जाने में ज्यादा मन करेगा ना हीमोग्लोबिन का। तो इसलिए क्या होता है, आपने ना कई बार सर्दियों के अंदर सुनी होगी खबरें, अंगीठी जला के बैठे थे और मतलब सो गए और रात में परलोक से दाग गए। कैसे हो गया ये? क्योंकि अंगीठी जलाई, उसमें जो है ना हवा जो थी ऑक्सीजन वो तो खत्म होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। उसके जलने से, कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, फिर फर्दर वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी लेके जाता है हीमोग्लोबिन, टेंडेंसी ज्यादा है किसके तरफ? कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ इसकी जो टेंडेंसी है लेके जाने की वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से लेके जाता है। अब ये है पॉइजनस, होता है ऐसे ही है ना, ये जहरीली चीजें पैसे ज्यादा लगवाएगी, तो ये पॉइजनस है। और पॉइजनस है तो इसलिए बॉडी सेल्स जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को पाते हैं अपने आस पास तो डाई करते हैं, मरना स्टार्ट कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और बकरी बेहोश हो जाती है और पर्सन की डेथ हो जाती है। ये बात क्लियर है आप सबको? पॉइजनस क्यों है कार्बन मोनोऑक्साइड? तो आप बता दो कि हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ऐसी है कि उसको लेके जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसको मैंने डिटेल में आपको बता दिया, बहुत ही फनी वे में। आप इसको ध्यान में रख सकते हो, लैंग्वेज अपनी बना के लिख देना, ठीक है। फर्दर से वापस आ जाते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके पास चल जाती है, तो इसलिए धुएं में सांस नहीं लेना चाहिए। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना। यहां पर ये पार्टिकल्स ज्यादा थे तो भाग के जा रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसी तरह अगर इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो इस तरह से ये लंग्स के अंदर चली जाएगी, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन से ये इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर। तो इस तरह से इस प्रोसेस से क्या होता है, ये पहुंचती है हमारे ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है और ब्लड से हमारे सेल के अंदर पहुंचती है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंची ब्लड के अंदर, कहां पे? लंग्स में। सुनते चलना बात ध्यान से, लंग्स में क्या पहुंची? ऑक्सीजन। कहां पे पहुंची? ब्लड के अंदर पहुंची। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहां होती है? लंग्स में, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या है उसके बाद? इंटरनल रेस्पिरेशन। स्लाइड्स खत्म होगी, इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये कहां पर होती है? इंटरनल रेस्पिरेशन कहां होती है? हमारे सेल के अंदर। हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर कैसे होती है सर? ये हमारा एनिमल सेल है, बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि अभी अभी वो करवा के आया ना, फ्यूलिंग करवा के आया, लंग्स ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन भेज दिया ब्लड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है ना वो लो है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल लो है, ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा। अब इस सेल ने दिन भर काम किया तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन का लेवल लो हो रही है।
तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाएगी और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फर्दर फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ब्लड के अंदर, और ये फिर ब्लड इसको बाहर ले जाएगा बॉडी से। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो कोई पूछे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है बेटा? सेल में होती है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? लंग्स में होती है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? लंग्स में। आई होप ये आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या पढ़ा फटाफट से बता दो। एक तो फटाफट से बता दो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बता पाओगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या पढ़ा? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या? फटाफट से चलते जाओ। उतने में एक स्लाइड रह गई है, वो यहां पर मैं लगा दूं। है क्या? आज हमने फटाफट से पहले क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस पढ़ा। ब्रीदिंग तो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। ब्रीदिंग तो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो डिलीट होगी यार, कुछ में नहीं लिखा होता वैसे, उसमें थैंक यू लिखा होता। ठीक है, चलो सबसे पहले ब्रीदिंग पढ़ा। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इनमें डिफरेंस पढ़ लिए। ब्रीदिंग किसके द्वारा होती है? डायफ्राम के, मैकेनिकल डायफ्राम के लिए डी लिख रहा हूं। इस तरह से रिवीजन करते हैं फटाफट से। अब रेस्पिरेशन कितने तरह की होती है? एनएरोबिक और एरोबिक, दो तरह की होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनएरोबिक में नहीं चाहिए होती ऑक्सीजन। अब नहीं चाहिए होती ऑक्सीजन, चाहिए होती है तो पहले साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में टूटेगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा और 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे, तो टोटल मिला देंगे 38 बन जाता है। अब ये एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, या तो यीस्ट के अंदर होगा, ठीक है, या फसोबैक्टीरियम के अंदर होगा, ये भी ध्यान में रखना है, और या फिर लैक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर या आरबीसी के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर बदलेगा। ये यहां तक बात सबको क्लियर होगी। उसके बाद फर्दर क्या है आगे, और क्या पढ़ा हमने? उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, डिटेल के अंदर पढ़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड की कैसे एफिशिएंसी या फिर टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी? हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड को जाने की, और किस तरह से ये हमारे लिए खतरा बन जाती है, ये सब हमने डिटेल के अंदर पढ़ा। एक क्वेश्चन रह गया कि रेस्पिरेशन क्या है ना, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यार रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन लिख देना और साथ में लिख देना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। लास्ट पॉइंट यही रह गया था, ये मैंने बता दिया। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इस YouTube चैनल के ऊपर हम और भी बहुत सारी ऐसी सीरीज लेके आ जाएंगे, जैसे डेली लाइफ साइंस की सीरीज, 5 मिनट के अंदर आपको एक पूरा टॉपिक करवाने वाली सीरीज, और जब आपके एग्जाम नजदीक आएंगे तो हम एक प्लेज भी देंगे कितने दिन में हमने सारा सिलेबस कवर करना है, ताकि आप फटाफट से, अगर आपने कुछ भी नहीं मतलब करा होता तब तक कई बार बच्चों ने, तो वो भी कर लेंगे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी लेक्चर में आने वाले, इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। साइंस विद स्माइल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, smile.compose करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ था, पता नहीं वो डिलीट हो गया। और उसके बाद आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, बहुत मजेदार चीजें आगे आने वाली हैं। मे गॉड ब्लेस यू विद स्टडीज। ओके, बाय।